दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भारत के सबसे अनोखे कत्ल के मामलों में से एक है। इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। क्या महज छोटी छोटी चीजों से कातिल तक पहुंचा जा सकता है। शायद आपने पहले कभी इस तरह की मर्डर मिस्ट्री नहीं सुनी होगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। 4 दिसंबर 2011 सुबह का वक्त था, करीब 8 बजे। दिल्ली के कंजावला पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। एक घबराई हुई आवाज दूसरी तरफ से कहती है कि उनके इलाके में एक स्कूल के सामने वाले खेत में एक युवक की लाश पड़ी हुई है। उसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया है। पुलिस को समझने में देर नहीं लगती कि यह कत्ल का मामला हो सकता है। तुरंत ही टीम बताए गए पते पर पहुंचती है। वहां उन्हें वही शख्स मिलता है जिसने फोन किया था। वो पुलिस को खेत तक लेकर जाता है। जब पुलिस उस स्कूल के पास खेत में पहुंचती है तो एक अज्ञात लाश को देखती है। लाश के पास खड़े कुछ लोग घबराए हुए थे, लेकिन सुबह का वक्त होने की वजह से वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। मृतक ने पैंट शर्ट पहन रखी थी और पहली नजर में उसकी उम्र करीब 30 टू 35 इयर्स के बीच लग रही थी। उसका चेहरा किसी भारी चीज से बुरी तरह से कुचला गया था। ये मामला एक ब्लाइंड मर्डर केस लग रहा था। अब पुलिस लाश के आसपास का मुआयना करती है और मृतक की तलाशी शुरू करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। न पर्स, न मोबाइल और न कोई कागज का टुकड़ा। ऐसा लग रहा था कि कातिल ने जानबूझकर उसकी पहचान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस के एक अधिकारी की नजर मृतक के बाएं हाथ पर पड़ी, जहां इंग्लिश में SRVAI लिखा हुआ एक टैटू था। इसके अलावा मृतक की टी शर्ट की कॉलर पर जी टेलर्स नाम का एक स्टिकर लगा हुआ था। अब पुलिस के पास सिर्फ ये दो सुराग थे, टैटू और शर्ट पर मौजूद स्टिकर। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मृतक की उम्र 30 टू 32 इयर्स के बीच थी और उसकी हत्या पिछली रात को ही हुई थी। पहले उसका गला किसी तेज धार हथियार से रेता गया, फिर चेहरा पत्थर से कुचला गया। पुलिस ने यह भी जांचा कि हाल के दिनों में किसी व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, लेकिन ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ना ही मृतक को पहचानने के लिए कोई सामने आया। अब पुलिस के पास सिर्फ दो चीजें थी, मृतक के हाथ का टैटू और उसकी शर्ट का स्टिकर। इन्हीं मामूली सुरागों के आधार पर उन्होंने इस केस को सुलझाने की शुरुआत की। इस केस की खास बात ये थी कि ये कत्ल उन अनोखी कहानियों में से एक था जहां न तो कोई मृतक की कोई पहचान थी और न ही कातिल का कोई सुराग, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से इस रहस्य को सुलझाने की ओर कदम बढ़ाया। दोबारा से पुलिस उस जगह की बारीकी से तलाशी लेती है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी खास सुराग नहीं लगता। अब पुलिस समझ चुकी थी कि उन्हें अपने काम को इन्हीं दो सबूतों के आधार पर आगे बढ़ाना होगा। पहला सुराग था मृतक के बाएं हाथ पर इंग्लिश में लिखा हुआ SRVAI, जो किसी नाम का शॉर्ट फॉर्म हो सकता था, लेकिन SRVAI से कई नामों की संभावना बनती थी, जिससे ये एक गुत्थी बन गया था। दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण सुराग था शर्ट के कॉलर पर लगा जी टेलर्स का स्टिकर। ये स्टिकर पुलिस के लिए उम्मीद की एक किरण जैसा था। अब पुलिस ने अपनी पूरी जांच इस स्टिकर के आसपास केंद्रित कर दी। कंजौला इलाके और आसपास के क्षेत्रों में जी टेलर्स नाम की दर्जी की दुकान को ढूंढने की कोशिशें शुरू हुई। पुलिस ने कई दर्जी की दुकानों पर पूछताछ की, लेकिन किसी को भी जी टेलर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने लाश की पहचान के लिए पोस्टर छपवाए और अगले दिन अखबार में भी खबर प्रकाशित करवाई, लेकिन आसपास के किसी व्यक्ति ने न तो मृतक की पहचान की और न ही जीत टेलर्स के बारे में कोई जानकारी दी। हालांकि पुलिस को यह विश्वास था कि इस स्टिकर का कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा और SRVI का भी कोई मतलब होगा। पुलिस ने हार मानने की बजाय अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक कर दिया।
उन्होंने अलग अलग टीमों का गठन करके हर इलाके में पूछताछ शुरू कर दी। इन्हीं टीमों से एक टीम हरियाणा की ओर बढ़ते हुए बहादुरगढ़ तक पहुंच गई। ये जांच का तीसरा दिन था। बहादुरगढ़ में पूछताछ के दौरान पुलिस को खबर मिली कि एक गली में चीट टेलर्स नाम की दर्जी की दुकान है। इस खबर से पुलिस को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। पुलिस तुरंत उस दुकान पर पहुंचती है। दुकान के मालिक का नाम सरबजीत था, जो कुछ सालों से ये काम कर रहा था। पुलिस ने सबसे पहले सरबजीत को मृतक की फोटो दिखाई। हालांकि चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जिससे मृतक की पहचान करना नामुमकिन था। उसके बाद पुलिस ने उसे मृतक की शर्ट की फोटो दिखाई, लेकिन सरबजीत उसे भी नहीं पहचान सका, क्योंकि वो सैकड़ों शर्ट सिल चुका था और हर एक को याद रखना मुमकिन नहीं था। जब पुलिस ने शर्ट पर लगे चीट टेलर्स के स्टिकर को दिखाया, तो सरबजीत तुरंत पहचान गया कि ये शर्ट उसी ने सिली थी। इस पर पुलिस ने सरबजीत से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि ये शर्ट आपने किसके लिए सिली थी? सरबजीत ने ये तो माना कि शर्ट उसकी दुकान की है, लेकिन वो ये नहीं बता सका कि ये शर्ट किसने सिलवाई थी। पुलिस ने सरबजीत से हिसाब किताब की कॉपियां और रजिस्टर मांगे। सरबजीत ने बताया कि उसके पास पक्के बिल तो नहीं है, लेकिन उसने एक रजिस्टर में उन सभी ग्राहकों के नाम दर्ज किए हैं जिनके उसने कपड़े सिले थे। पुलिस ने तुरंत रजिस्टर को खंगालना शुरू कर दिया और मृतक के हाथ पर लिखे SRBI के फुल फॉर्म को ढूंढने का प्रयास करने लगी। एक अधिकारी ध्यान से पन्ने पलट रहा था, तभी उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, सियाराम। उसने इस नाम को SRBI से जोड़ने की कोशिश की। ये नाम कुछ हद तक मेल खा रहा था, लेकिन पुलिस को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही नाम हो सकता है। पुलिस ने सरबजीत से सियाराम के बारे में पूछताछ की। सरबजीत ने कहा कि वो सियाराम को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर याद है कि उसने सियाराम नाम के एक व्यक्ति के लिए कपड़े सिले थे। पुलिस को ये यकीन हो गया कि मरने वाले ने शर्ट तो यही से ही सिलवाई थी और संभवतः वो इसी इलाके का रहने वाला हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर मोहल्ले में पूछताछ करने का आदेश दिया। पुलिस ने हर गली में जाकर सियाराम के बारे में लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की और मृतक के कपड़ों की फोटो भी दिखाई। पूछताछ के दौरान पुलिस की एक टीम एक गली से गुजर रही थी, तभी एक अधिकारी की नजर एक घर पर पड़ी, लेकिन टीम आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उस अधिकारी को कुछ शक हुआ और उसने अपने साथी से गाड़ी वापस उस घर की ओर मोड़ने को कहा। जब गाड़ी वापस उस घर के सामने रोकी गई, तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, सियाराम यादव। ये नाम SRBI से बिल्कुल मेल खा रहा था। हालांकि पुलिस को अभी लगा कि ये नाम घर के किसी बुजुर्ग सदस्य का हो सकता है, क्योंकि अक्सर घर के बड़े बुजुर्गों का नाम मुख्य द्वार पर लिखा जाता है। पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक व्यक्ति बाहर आ गया। पुलिस ने उससे सियाराम यादव के बारे में पूछा। उसने बताया कि सियाराम यादव उसका बहनोई है। इसके बाद पुलिस ने मृतक के कपड़ों और हाथ पर लिखे टैटू की फोटो दिखाई। उस व्यक्ति ने तुरंत पहचान लिया कि ये सियाराम यादव ही है, जो 3 दिन से लापता था। ये खबर मिलते ही पुलिस को बड़ी राहत मिली, क्योंकि अब मृतक की पहचान हो चुकी थी, लेकिन कातिलों का अभी कोई सुराग नहीं था। सियाराम यादव अपनी बहन बहनोई के साथ इसी घर में रहता था। उसकी पत्नी और बच्चे उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते थे और अक्सर छुट्टियों में उसे मिलने आते थे। 3 दिसंबर को सियाराम के 3 दोस्त सिकंदर, विकी और संदीप उसके पास आए। उन्होंने उसे किसी शादी का बहाना बनाकर घर से बाहर बुलाया। इसके बाद सियाराम घर नहीं लौटा। पुलिस ने इन तीनों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों से अलग अलग पूछताछ की। उनके बयान अलग अलग थे, जिससे पुलिस का शक बढ़ गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो तीनों ने कबूल किया कि सियाराम का दिल्ली में 20 लाख का एक खाली प्लॉट था, जिसके बारे में केवल इन तीनों को ही पता था। इस प्लॉट को हथियाने के लालच में इन दरिंदों ने 3 दिसंबर की रात को सियाराम को कंजावला ले जाकर उसे शराब पिलाई। इसके बाद उन्होंने उसका गला काट दिया और पत्थर से चेहरा कुचल दिया, ताकि उसकी पहचान न हो सके। उनका इरादा था कि सियाराम की मौत के बाद प्लॉट पर कब्जा कर ले और 20 लाख को आपस में बांट ले। उन्होंने बड़ी चालाकी से सुराग को मिटाने की कोशिश की, लेकिन एक मामूली स्टिकर और टैटू ने उन्हें बेनकाब कर दिया। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ देता है जिससे उसका पर्दाफाश हो ही जाता है।